नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं पश्चिम में अर्थशास्त्र का उद्भव और विकास। तो विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी हिंदी मीडियम से जुड़े हुए अर्थशास्त्र विषय के सारे लाभ मिल सके। धन्यवाद। तो विद्यार्थी मित्रों, हम चर्चा करने जा रहे हैं उद्भव और विकास। तो उद्भव और विकास कैसे होगा? पहले किसी चीज का उद्भव होगा और फिर वह दिखाई देगा जिससे उसका विकास होगा। ठीक है, तो अब विकास कैसे होगा इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम उद्भव करते हैं, मतलब उत्पादन कर लेते हैं। अगर हम कोई चीज़ का उत्पादन करते हैं, उद्भव करते हैं, तो वह क्या होता है? दिखता है। और फिर अगर हम अनाज का, एक किसान है, अगर वो अनाज का उत्पादन करता है तो क्या करेगा? उस अनाज को बेचेगा। बेचने के बाद अगर वो कोई भी चीज़ खरीद के लाता है तो उसके घर में आई तो उसका विकास देखने को मिलता है। तो आगे हम देखेंगे विद्यार्थी मित्रों कि दर्शन शास्त्री एरिस्टोटल ने ओ इकोनॉमिका नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? दर्शन शास्त्री एरिस्टोटल ने ओ इकोनॉमिका नामक पुस्तक लिखी। आपको यहाँ पे परीक्षा में पूछा जाता है कि ओ इकोनॉमिका नामक पुस्तक किसने लिखी, तो अब ये किसने लिखी, यहाँ पे ये यहाँ से साइलेंट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या प्रश्न आंसर देना है कि दर्शन शास्त्री एरिस्टोटल ने। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि दर्शन शास्त्री एरिस्टोटल ने कौन सी पुस्तक लिखी, तब उसका आंसर क्या आएगा? ओ इकोनॉमिका, ये आएगा। ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म श्रम विभाजन हुआ और विशिष्टीकरण हुआ, तो यहां पर हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति के बाद। क्या विद्यार्थी मित्रों आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति कब हुई? 1650 से 1830 के समय दरमियान औद्योगिक क्रांति हुई। कब हुई? 1650 से 1830। अब क्या कह रहा है? औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण हुआ। आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी कंपनी के अंदर अलग अलग पोस्ट होती है, किसी स्कूल के अंदर अलग अलग पोस्ट होती है। मैनेजर होते हैं, प्रिंसिपल होता है, सुपरवाइजर होता है, शिक्षक होते हैं, प्यून होते हैं, क्लार्क होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टमेटिक होता है ये एक उनका विशिष्टीकरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विशिष्टीकरण। प्रिंसिपल का काम पटे वाला तो नहीं करेगा, पटे वाला का काम प्रिंसिपल नहीं करेगा, क्योंकि इनकी ये विशिष्टता है। कंपनी के अंदर जो कर्मचारी है उसका काम हेल्पर नहीं कर सकता, मैनेजर का काम जो कर्मचारी है वो नहीं कर सकता। इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ? श्रम का विभाजन करके उसका विशिष्टीकरण लाया गया। औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े यंत्र लाए गए, क्योंकि अब क्या होगा? उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना होगा, देश के अंदर अर्थतंत्र का बढ़ाना, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण करना, विशाल पूंजी का निवेश, परिणाम स्वरूप एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था सामने आई। अब सबसे पहले हम उत्पादन की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके हाथ में ये जो पुस्तक है, जो नोट्स हैं, जो पेन है, जो पेंसिल है, अथवा जो आप कपड़े पहनते हो, जूता चप्पल पहनते हो, या जो भी आप वस्तु का उपभोग करते हो, उपयोग करते हो, डायरेक्ट बन गई, सीधा वही बना? नहीं, सीधा वो नहीं बनता है। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि सबसे पहले कपास का उत्पादन होता है। कपास के उत्पादन में क्या बनेगा? रुई। रुई से क्या बनेगा? धागा। धागे से क्या बनेगा? कपड़ा। क्या बनेगा? कपड़ा। आपने कपड़ा पहना है तो सीधा कपड़े का उत्पादन खेत के अंदर नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है? कच्चा माल। धागा क्या है? अर्ध तैयार माल। कपड़ा क्या है? पूरा तैयार माल। ठीक है, एकदम अच्छी तरह से तैयार।
अब इन तीनों वस्तुओं की कीमत लगाई जाती है। क्या किया जाता है? कीमत। इन तीनों को, कपास, किसान ने कपास मिल मालिक को बेचा, उसने उससे धागा बनाया, धागा वाला मालिक जो है कपड़ा बनाएगा और कपड़ा बना के उसे बाजार में बेचा जाएगा। तो यहाँ पे कच्चा माल, अर्ध तैयार माल और जो तैयार माल है, इन तीनों के कीमत को सामान्य क्या कहते हैं? सामान्य भाव स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य भाव स्तर कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे उत्पादन पूरा हुआ। ठीक है। इस तरह से सत्ता का केंद्रीकरण, अपनी तरफ खींचना और एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था सामने लाई गई। किसी भी देश की आर्थिक संपत्ति में हुई वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है? किसी भी देश की आर्थिक संपत्ति में हुई वृद्धि के लिए कौन? कारण क्या है? अमेरिका में हर एक व्यक्ति के पास, हर एक घर में एक एक कार है, लेकिन भारत में बेकार है। वहां पर हर घर में, हर व्यक्ति के पास कार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में हर घर में बेकार देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बेकारी जो है वह भारत के आर्थिक विकास को आगे आने नहीं दे रही है। अब इसलिए जो संपत्ति में वृद्धि होगी, जैसे मैंने आपको उत्पादन का बताया, अगर उत्पादन के साधन आपके पास पर्याप्त मात्रा में हैं और आप उसका सही उपयोग कर पा रहे हो, तो जाके क्या होगा? आपके उत्पादन में वृद्धि होगी और आपका जो अर्थतंत्र है वो बदलेगा। यहाँ पर मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक किसान, दो किसान हैं, एक सोहन है, एक मोहन है। तो पहले हम सोहन की बात करते हैं। सोहन के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी के खेती के उत्पादन के लिए सारे साधन हैं। नई टेक्नोलॉजी के उसके पास बीज है, उसके पास ट्रैक्टर है, सिंचाई की सुविधा है, आधुनिक सारी सुविधा है। और जो मोहन है उसके पास कुछ भी नहीं है, वही पुराने 2-3 साल पुराने वाले बिखरे बीज हैं, कोई साधन भी नहीं है, ना ट्रैक्टर है, ना आधुनिक खाद है। तो आप समझ सकते हो कि किसकी फसल का उत्पादन अधिक होगा। ठीक है। तो सोहन की फसल का उत्पादन विद्यार्थी मित्रों अधिक होगा, और जब सोहन की फसल का उत्पादन अधिक होगा तो सोहन उस फसल को बाजार में ले जाकर बेचेगा और बेचने के बाद वह आय प्राप्त करेगा, और उस प्राप्त आय से वह अपनी भौतिक सुख सुविधा के लिए साधन इकट्ठा करता है, जबकि मोहन गरीब का गरीब बनता चला जाता है। हम आगे चर्चा करते हैं विद्यार्थी मित्रों। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने 1776 में अर्थशास्त्र का स्वतंत्र चिंतन करने वाली पुस्तक प्रस्तुत किया। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक प्रस्तुत की, स्वतंत्र चिंतन करने वाले। मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ कि एडम स्मिथ का जन्म 5 जून 1723 में हुआ था, 5 जून 1723, और उनकी मृत्यु 17 जुलाई 1790 में हुई। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को संपत्ति का शास्त्र कहा है। कौन सा शास्त्र कहा है एडम स्मिथ ने? संपत्ति का शास्त्र। याद रहे, आपको पूछा जाता है। उत्पादक श्रम द्वारा उत्पन्न होने वाले भौतिक संपत्ति के उत्पादन, उपभोग और विनिमय का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र, ये उनकी परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की कौन सी परिभाषा दी है कि उत्पादक, आप ध्यान से देखेंगे, उत्पादक कौन है? मान लो एक किसान है, तो जो किसान है वह श्रम के द्वारा मेहनत करता है
अनाज उत्पन्न करता है। जो भी वस्तु का उत्पन्न करेगा, जो अनाज का उत्पन्न करेगा, उससे वह भौतिक संपत्ति, जो भौतिक संपत्ति के उत्पादन, उपभोग, वह अपने उपभोग के लिए भी रखेगा। सारी की सारी वस्तु बेचेगा नहीं, अपने उपभोग के लिए भी रखेगा, और फिर उस आय से जो वस्तु खरीद के लाएगा उसका विनिमय करेगा, वितरण करता है। इस तरह से अगर किसान अनाज का उत्पादन किया तो वह अपने खाने के लिए उत्पादन, उपभोग करने के लिए लाता है और अपने घर में विनिमय करता है, बांटता है, वितरण करता है। ठीक है, जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया है। एडम स्मिथ ने, विद्यार्थी मित्रों, कौन सा दर्जा दिया है अर्थशास्त्र को? सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया है, क्योंकि वह एक ओर मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है तो दूसरी ओर उसके अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है। देखो, जो मनुष्य है उसका जो आर्थिक व्यवहार है वो कैसा है? एक आर्थिक व्यवहार है, वह अपने आर्थिक व्यवहार पर, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो कैसा है? वैज्ञानिक है। इसका अध्ययन कौन करता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में मानव कल्याण की बात की है। एडम स्मिथ की पुस्तक है, उसका नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें उन्होंने क्या बात की है? मानव कल्याण की बात की है कि मानव का कल्याण कैसे हो। मानव का कल्याण तो तभी हो सकता है जब मानव अधिक आय प्राप्त करे। मानव का कल्याण कैसे हो सकता है? जब वह अधिक आय प्राप्त करेगा। अधिक आय प्राप्त करेगा तो अधिक मौज शौक की, भौतिक सुख सुविधा की वस्तु वह खरीद कर लाएगा। मोटरसाइकिल लाएगा, कार लाएगा, एसी, फ्रिज, टीवी, बड़ा घर, भौतिक सुख सुविधा के साधन उसके पास इकट्ठा होंगे तो उसका कल्याण माना जाएगा, अन्यथा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत किया, श्रम किया, उत्पादन किया, आय प्राप्त की। इसके लिए एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में ये मानव कल्याण की बात कही है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रोफेसर मार्शल का जन्म 26 जुलाई 1842 में हुआ था और उनका निधन, उनकी मृत्यु जो है 13 जुलाई 1924 में हुई। तो मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की व्याख्या दी। कब दी? 1890 में। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आप क्या लिखोगे? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब लिखी? 1890। ठीक है। परिभाषा दी क्या? अर्थशास्त्र मानव के दैनिक जीवन में होने वाले, अर्थशास्त्र मानव के दैनिक जीवन में होने वाले आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। अब आपको यहाँ पे प्रश्न उल्टा करके पूछा जाता है। अर्थशास्त्र मानव के दैनिक जीवन में होने वाले आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, परिभाषा किसने लिखी? तो अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है। तो इस तरह से अब इस परिभाषा की थोड़ी चर्चा करते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है? दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन मतलब रोज बरोज हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसका आर्थिक व्यवहार करता है। ठीक है। कौन? अर्थशास्त्र करता है। मैंने आपको शुरुआत में बोला, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी काम होते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, वह सब अर्थशास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। मार्शल के मतानुसार अर्थशास्त्र मानव की दैनिक आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन। दैनिक मतलब फिर देखो, रोज आर्थिक प्रवृत्ति, अपने प्रवृत्ति, जो कार्य हम करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मंदिर जाते हैं, खाना बनाते हैं, खेती करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये जो भी प्रवृत्तियां हम करते हैं उसका अध्ययन कौन करता है? अर्थशास्त्र करता है। और व्यक्ति भौतिक मतलब घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, मोटरसाइकिल इत्यादि भौतिक चीज वस्तुओं के उपभोग से, जो भी चीज वस्तुएं हैं, अभी जो मैंने वस्तुओं का उदाहरण दिया, उसका उपभोग से किस प्रकार से सुख प्राप्त करता है। देखो आ गई बात कल्याण की। जिसके पास कल्याण होगा सुख उसी को मिलेगा। जो व्यक्ति काम करेगा, अर्थशास्त्र सीधा बोलता है, जो व्यक्ति काम करेगा
वो आय प्राप्त करेगा। जो आय प्राप्त करेगा वो खर्च करेगा। जब खर्च करेगा तो वस्तु खरीद कर लाएगा, और जो व्यक्ति वस्तु खरीद कर लाएगा उसका सुख वही प्राप्त करेगा। आप नौकरी करते हो, वेतन पाते हो, मोटरसाइकिल खरीद के लाते हो, मोटरसाइकिल आप चला रहे हो, तो मोटरसाइकिल चलाने का सुख, समय बचाने का जो घटना है वह सब किसको मिल रहा है? आपको। उसका आनंद किसको मिल रहा है? आपको। तो सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसका विश्लेषण करता है, जिसे कल्याण कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर लायोनल रॉबिन्स की। ठीक है, अभी तक हमने प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की चर्चा की। अब हम देखेंगे प्रोफेसर लायोनल रॉबिन्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रोफेसर लायोनल रॉबिन्स का जन्म 22 नवंबर 1898 में हुआ। उनका निधन मतलब मृत्यु जो है 15 मई 1984 में हुई। अब इनका अर्थशास्त्र के बारे में क्या कहना है? ये तो कहते हैं कि अर्थशास्त्र तो वास्तवलक्षी विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा? अर्थशास्त्र जो है वो वास्तवलक्षी विज्ञान है। इन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया, एक रूप दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी शास्त्र अंततः मानव जीवन के किसी मूलभूत प्रश्न या समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करता है। आपका जो जीवन है, दैनिक जीवन है, वो अर्थशास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है, और ये अर्थशास्त्र आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का निराकरण करती है, उसका प्रश्न ढूंढती है, उसका हल निकालती है। 1931 में प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक नेचर एंड द सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की व्याख्या देते हुए कहा, अर्थशास्त्र व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और वैकल्पिक उपयोगिता वाले साधनों के बीच किस प्रकार का तालमेल बैठाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान अर्थात अर्थशास्त्र माना जाता है। अब हम देखेंगे कि व्यक्ति की आवश्यकता अमर्यादित है। व्यक्ति की जो आवश्यकता है विद्यार्थी मित्रों कैसी है? अमर्यादित है। आपको बहुत सारे अनेकों उदाहरण आते हैं, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप एक उदाहरण बताइए तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अभी जैसे मैं बोलूंगा कोई भी उदाहरण, ओहो मेरे को तो आता था, ऐसा आप तुरंत बोलोगे। सबसे पहले आपके जीवन में जो भूतकाल में बीत चुका हो, मैं ऐसा एक उदाहरण सरल रूप से देता हूं। आपकी उम्र जब 5 साल की पूरी हो गई, आपके पिताजी ने आपको पहली बार जब विद्यालय में एडमिशन के लिए ले गए, तो आपका जन्म दाखला लेकर गए। अब आपको लगा, ओह हमारा तो एडमिशन स्कूल में हो गया, अब हमारी आवश्यकता खत्म, अब हम कल से स्कूल में जाएंगे। नहीं, स्कूल में आपका एडमिशन हुआ, लेकिन अब दूसरी आवश्यकता क्या उत्पन्न हो गई? यूनिफॉर्म की। रंगीन ड्रेस में आपको स्कूल के अंदर एंट्री नहीं है। चलो आप गए स्कूल के लिए, यूनिफॉर्म जो स्कूल का यूनिफॉर्म चलता है उसे खरीद के लाए। अब यूनिफॉर्म में गए, स्कूल पे पहले दिन पहुंचे, क्या लेके? खाली हाथ नहीं, बैग चाहिए, बैग के अंदर नोटबुक चाहिए, पुस्तक चाहिए, स्केल, फुटपट्टी जिसे कहते हैं, पेंसिल, रबड़ चाहिए। ठीक, बच्चा खुश, आप खुश, पिता खुश, माता खुश, हमारा बच्चा तो पढ़ने जा रहा है। अब आपने यहीं तक देखा होगा, आपका पहले दाखला हुआ स्कूल में, दूसरी आवश्यकता क्या उत्पन्न हुई? यूनिफॉर्म की। तीसरी आवश्यकता बैग की। खाली बैग जाएगा नहीं, उसके अंदर पुस्तक, नोटबुक, पेंसिल, रबड़, फुटपट्टी। आप स्कूल पहुंच गए। अब जब आप स्कूल पहुंच गए तो आपने वहां पे देखा बहुत सारे बच्चे जूता पहन के आए। आपके गेट पे चपरासी ने आपको रोका, कहा कि बेटा कल से आप जूता पहनकर आओगे। फिर से आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब जो नोटबुक आप लिए थे, जो पेंसिल लिए थे, क्या उससे पूरा साल बीत जाएगा? नहीं। स्कूल के अंदर होने वाले अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम है, उसमें आपको हिस्सा लेने के लिए नए नए यूनिफॉर्म
15 अगस्त के दिन कुर्ता पैजामा, 26 जनवरी के दिन अलग कपड़े, रंगीन कपड़े, अलग जो डे मनाए जाते हैं स्कूल के अंदर उसके लिए अलग अलग कपड़े। इस तरह से एक न एक आवश्यकता उत्पन्न होती है। और भी बहुत सारे मेरे पास उदाहरण है। मैं एक दूसरा उदाहरण आपको आवश्यकता से संबंधित बताना चाहता हूं। अगर आपने गाड़ी खरीदी, एक मोटरसाइकिल खरीदा, तो मोटरसाइकिल खरीदने की आवश्यकता पूरी। अब तो कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं, बिना पेट्रोल के मोटरसाइकिल चलेगी नहीं। अब जैसे आपने मोटरसाइकिल खरीदी तो उसके बाद तुरंत आवश्यकता आई किसकी? पेट्रोल की। तो इस तरह से जो भी है, आपको जो आवश्यकता है वो अमर्यादित है, एक पूरी होती है, दूसरी अपने आप उत्पन्न होती है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, व्यक्ति अपनी आवश्यकता और वैकल्पिक उपयोगिता वाले, वैकल्पिक क्या है? एक के बदले में दूसरा। आपको फिलिप्स की टीवी पसंद है लेकिन बाजार में मिली नहीं अथवा महंगी मिल रही है, तो हमारी पसंदगी कभी कभी क्या होती है? हमें समझौता करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी आय उतनी नहीं होती है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया अगर हम करेंगे तो हम हमेशा परेशान रहेंगे विद्यार्थी मित्रों। इसलिए हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो अर्थशास्त्र की भाषा में हमें उस मर्यादा में रह के अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम दूसरी कंपनी की टीवी ले आएंगे। आप सैमसंग का फ़ोन लेने के लिए गए थे, सैमसंग का फ़ोन नहीं मिला अथवा महंगा मिल रहा था, तो आप उसकी जगह ओप्पो, वीवो या कोई अन्य एमआई कंपनी का फ़ोन ले लो, काम वही करने वाला है। तो यहाँ पर हमने वैकल्पिक उपयोगिता वाले साधनों के बीच तालमेल बैठाया। क्या किया? तालमेल बैठाया। इस तरह से उसके व्यवहार का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अब हम अगले प्रोफेसर की चर्चा करेंगे जिनका नाम है सैमुअल्स। अभी तक हमने प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर मार्शल और रॉबिन्स की चर्चा की। अब हम देखने जा रहे हैं प्रोफेसर सैमुअल्स की। इन्होंने कहा, समाज किस प्रकार से कमी वाले साधनों का उपयोग करके, समाज किस प्रकार से कमी वाले साधन की मतलब समाज में व्यक्ति को साधन की कमी है, स्वाभाविक। आज हमें जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जो साधन चाहिए नहीं मिल पा रहा है। किसान को अनाज का उत्पादन करने के लिए जो भी साधन, जो भी बीज भंडार, खाद इत्यादि चाहिए नहीं मिल पा रहा है, तो वह किसान क्या करता है? कमी वाले साधन का उपयोग करके महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का उत्पादन करता है। उनका अलग अलग लोगों के बीच बंटवारा करता है। काम करने का जो तरीका है वह अलग अलग, जैसे अभी पिछले पॉइंट में आपने देखा कि विशिष्टीकरण, उस तरीके से यहाँ पे काम का क्या होता है? बंटवारा किया जाता है। सैमुअल्स समाज की पसंदगी और बंटवारे के प्रश्न को अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और कहते हैं कि अर्थशास्त्र की विविध व्याख्याओं पर से निम्न मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। आर्थिक व्यवहार का, आर्थिक रूप से दैनिक जीवन में मनुष्य जो भी व्यवहार करता है उसका अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। यह वास्तवदर्शी, वास्तविकता को दर्शाता है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है, अर्थशास्त्र उसे हकीकत साबित करता है, ऐसा वास्तवदर्शी यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है। किसकी? अर्थशास्त्र के अध्ययन की पद्धति कैसी है? वैज्ञानिक। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे पूरा होता है। धन्यवाद।